अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आसिम। आज बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो कि विजिटर वीज़ा लेकर कनाडा में आ रहे हैं। तो बेशुमार लोगों के आजकल आपको पता है कि विजिटर वीज़ा तो लग रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, पाकिस्तान से और बाकी इंडिया से, बाकी जहाँ से भी लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, यूएई से, दुबई से, काफ़ी लोगों से मेरी बात भी हुई है और जिनके विजिटर वीज़ा लगे हैं। पाकिस्तान में काफ़ी फैमिलीज़ के साथ मेरी बात हुई है जिनके विजिटर वीज़ा लगे हैं। तो आपको पता है जब आपका विज़िटर वीज़ा लगता है तो आपकी जो सिचुएशन आती है कि वो बहुत एक डिफरेंट किस्म की होती है, क्योंकि आपको यहाँ पे अगर आके सेट होना है तो आपके ज़हनों में बड़े क्वेश्चन होते हैं आपको। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे थोड़ी सी मैं बात करूँ और आपको बताऊँ कि किन किन मुश्किलात से आपको गुजरना पड़ सकता है। पहले मैं सबसे पहले ये बता दूं कि आपने नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं होना। सॉरी, पीछे बर्ड्स रखे हुए हैं, पैरट्स वगैरह, तो उनकी थोड़ा शोर आ रहा है। तो आपने बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव माइंड के साथ आपने आना है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो जिनका भी विजिट वीज़ा लगा है कनाडा का। ये मतलब कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि कनाडा का विजिट वीज़ा जो है वो लेना इट्स नॉट इजी। तो हर किसी का लगता नहीं है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि कनाडा का वीज़ा लगे। लेकिन अगर आपका विजिट वीज़ा लग चुका है तो बड़ी ही अच्छी बात है। अगर नहीं लगा तो आजकल आप अप्लाई करें तो इंशाल्लाह चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि कनाडा कनेडियन गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीज़ा दे रही है। तो चलिए बात करते हैं कि आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, तो ताकि आपको आइडिया हो, ज़हनी तौर पे आप तैयार हों। और तो मैंने आपको पहले सबसे पहले तो ये बता दिया कि आपने परेशान नहीं होना, पॉजिटिव माइंड के साथ आना है, क्योंकि मुश्किलें जो हैं थोड़ी बहुत आ जाती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको जो है वो अकोमोडेशन ढूंढने में मसला आ सकता है। और कि हम मतलब ऐसा होता है कई दफ़ा अ, जो विजिटर्स होते हैं उनको होटल्स में रहना पड़ता है, तो होटल्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो आप एयरबीएनबी है, उससे चीपर होता है, आप वो तलाश कर लें। उसके अलावा आप कहीं अपार्टमेंट या ऐसी कोई जगह हैं जहाँ पे आप रेंटल ढूंढना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको रेंट के लिए वो देते नहीं है, लीज़ वगैरह मिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे कैनेडियन में रह नहीं रहे होते, आपकी कोई पीछा पिछले बार रिकॉर्ड नहीं होता, आपकी कोई जॉब नहीं यहाँ पर होती, तो आपको रेंटल कोई जगह ढूंढने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो उसके लिए फिर आपको आपके जो जैसे इंडियन हो गए, पाकिस्तानी हो गए, या अपनी कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, अगर उनकी बेसमेंट रेंट पे मिल रही है वो ले सकते हैं, या कोई आपका रेफरेंस यूज़ करके आप इस तरह जगह जो है वो ले सकते हैं। अगर आपको कोई जानने वाला तो फिर आपको कोई जगह मिल जाएगी, वरना वैसे थोड़ा काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर आप खुद से अपार्टमेंट्स बिल्डिंग में जाएँ और तलाश करने की कोशिश करें, तो वो पीछे आपका रिकॉर्ड चेक करेंगे, आपका जॉब के बारे में पूछेंगे और रेफ़रेंस वगैरह के बारे में पूछेंगे, तो मुश्किल होगा। आपके रेंटल प्लेसेस जो हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। तो कोशिश करें कि आपका कोई रेफ़रेंस हो, कोई जानने वाला हो, कोई भी है अपनी कम्युनिटी का, तो लोग आपकी हेल्प कर देंगे। तो ये सबसे पहला आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकता है। और दूसरा आप ये भी आपने रेडी रहना है इस चीज़ के लिए कि एक्सपेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होगा यहाँ पर, क्योंकि आप अगर आपके पास फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं पाकिस्तान में, और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इधर कनाडा में, अगर आपके पास खुला पैसा है खर्च करने के लिए। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी रुपीस की को अगर कनेडियन कनेडियन में आप कन्वर्ट करके यहाँ पे आप स्पेंड करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके पाकिस्तानी रुपीस जो है वो खर्च करेंगे। आजकल तो 2 लाख से ऊपर डॉलर्स रुपीस हों तो वो 1,000 कनेडियन डॉलर बन रहा है। तो कनाडा में आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, आपका पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा आपको सेट होने में। बाकी मैं आहिस्ता-आहिस्ता आपको जॉब्स के बारे में भी और वर्क परमिट के बारे में बताता हूँ। तो आपने ज़हनी तौर पे तैयार रहना है कि आपके पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो सकते हैं या होने वाले हैं अगर आप कनाडा में आए हैं। अगर फ़र्ज़ करें आप का कोई फैमिली मेंबर है या कोई आपका फ्रेंड है, आपका उसके साथ अटैचमेंट हो गई है, जो भी है कनेक्शन है आपका, तो फिर आपको ये फ़ायदा हो सकता है कि उसके थ्रू आपको चीप जगह भी मिल सकती है, या उसके साथ आप अगर कोई फैमिली है तो फिर आपका इतना मसला नहीं है, फिर आपको कोई अच्छी जगह मिल सकती है, इतने आपका रेंट का इशू नहीं बनेगा इतना। अगर हो सकता है कोई आपको अपने साथ वैसे ही रख ले या कोई चीप जगह ढूँढ दे। लेकिन अगर आप खुद से आपको कोई जानने वाला नहीं है तो फिर आप जो है वो रेंट, आपको मैं बताऊँ कि टोरंटो वगैरह में सिर्फ बेसमेंट का रेंट जो है ना वो तकरीबन 1500 आप कर लें, 1500 का आपको बेसमेंट मिलेगी।
2 बेडरूम की हो सकती है, 1 बेडरूम की हो सकती है। तो तकरीबन जो बेसमेंट है सबसे सस्ता जो रेंट आपको यही मिलेगा, कि 1300 टू 1700-1800 तक जो बेसमेंट में आपको रहना पड़ सकता है। और इतना ज़्यादा अगर 1500 भी, अब मोर देन 3 लैक्स बनता है पाकिस्तानी। तो आप खुद सोच लें कि सिर्फ इसका इतना है। और अगर आप कोई अकेले हैं या कपल हैं वो आए हैं, तो फिर आप कोशिश करें कि अगर आपको ये चीज़ एक्सपेंसिव लगती है तो आप, बेहतर है कि आप रेंट जो है वो रूम ढूंढें। तो क्योंकि रूम आपको चीप मिलेगा, रूम आपको नॉर्मल अगर चीप से चीप आप ढूंढना चाहते हो तो $500 में कहीं ना कहीं मिल जाता है। लेकिन आज $600-700 वो भी हो चुके हैं रूम भी। लेकिन 500 में अगर आप ढूंढना चाहेंगे गुजारा करने के लिए तो आपको $500 में कोई चीप सा रूम मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी एक फैमिली है तो फिर आपका ऑफ कोर्स रूम में गुजारा नहीं होगा। फिर आपको कोई मिनिमम जो है वो 2 बेडरूम बेसमेंट लेना पड़ेगा। 2 बेडरूम अपार्टमेंट जो है वो अगर लेना चाहते हैं आप, तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। वो आपको बता दूं कि वो $2500 का टू बेडरूम अपार्टमेंट मिलेगा आपको ओंटारियो में, अगर आप टोरंटो वगैरह के एरिया में आ रहे हैं। तो बाकी अगर आप टोरंटो और वैंकूवर में अगर आप जा रहे हैं तो फिर आपके एक्सपेंसेस और ज़्यादा होंगे। और अगर आप जा रहे हैं मैनिटोबा में जा रहे हैं, सस्कैचुअन में जा रहे हैं, अल्बर्टा में जा रहे हैं, नोवा स्कोशिया या इस तरफ दूसरी जगहों पे जा रहे हैं, कैलगरी में जा रहे हैं, तो फिर आपके एक्सपेंसेस जो है कम हो जाते हैं। आपको चीप जो है वो मिल जाती है रेंटल। तो अब मैं बता रहा हूँ कि 2500 भी आपको 5 लाख बन जाता है अगर 2 बेडरूम अपार्टमेंट लेते हैं आप वैंकूवर में या टोरंटो में, अगर आप यहाँ पर जा रहे हैं। तो यही अगर 2 बेडरूम अपार्टमेंट आपको चाहिए अगर आप मैनिटोबा में हैं या किसी और प्रोविंस में जाते हैं आप, तो फिर यही 25 से नीचे होके 1200 to 1300 डॉलर आपका ये हो जाता है। तो आप अपनी कैलकुलेशन करते रहें कितने $1000 आपके लगते हैं, ठीक है। अगर अगर छोटे में जाते हैं तो आप 13 to 1400 कर लें। और बिग सिटीज़ में आते हैं, टोरंटो वैंकूवर में जाते हैं तो $2500 अगर अपार्टमेंट लेते हैं। बेसमेंट लेते हैं तो $1700 और रूम लेते हैं तो $500 to 700। उसके अलावा फिर आपका फूड का तकरीबन अगर आप फैमिली हैं तो $500-600 एटलीस्ट हो जाएगा, $700 एटलीस्ट हो जाएगा। अगर मियाँ बीवी और 2 बच्चे हैं तो $700 आपका उसमें भी लग सकता है। बाकी आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो बसेस लेनी है, ट्रैवलिंग की जाना है, ये चीज़ें, तो उसमें भी 100-200 उसमें भी लग सकता है। और अगर आप वैसे अगर ट्रैवल करना चाहते हैं, घूमेंगे, तो उसमें तो ऑफ कोर्स एक्सपेंसेस और भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर आप टोरंटो और वैंकूवर में हैं तो आपको मंथली जो मैं कहूँगा मिनिमम आपको $4 से 5 हज़ार तो चाहिए सर्वाइव करने के लिए। अगर आप एज विजिटर आ रहे हैं यहाँ पर, $4 से 5 हज़ार आपको चाहिए अगर आप टोरंटो या वैंकूवर में हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने पैसों को खर्च करते हैं, आपके रहने का जो स्टाइल है वो कैसा है। तो बाकी अगर आप जाते हैं छोटे प्रोविंसेस में, मैनिटोबा, सस्कैचुअन, अल्बर्टा वगैरह इनमें, तो वहाँ पे आपका तो $3 to 4 thousand जो है आपको इनफ होगा। $3 to 4 thousand तो आपका खर्च होगा ही होगा पर मंथ के हिसाब से। और आपकी गाड़ी का भी, अगर आप गाड़ी रेंट पे लेते हैं वो तो अफोर्ड आप नहीं कर सकेंगे, वो बहुत ज़्यादा रेंटल होता है। एवरी डे का $70 कार का रेंट होता है। और मंथ का तो मुझे पता नहीं, मंथ का मैंने कभी ली नहीं, उसका क्या हिसाब होता है, लेकिन डेली का ये हिसाब होता है। और मंथली करें तो शायद थोड़ा चीप पड़ जाता हो। तो फिर ये है कि बसेस यूज़ करते हैं और ये चीज़। बाकी एक और बात बता दूं, आप वर्क परमिट और बाकी आपको बताता हूँ कि उसमें भी आपको भी खर्चे आगे होंगे। ये तो आपको सिर्फ रहने के मैं शुरू के बता रहा हूँ कि आपको इन खर्चों के लिए तैयार रहना पड़ेगा, इतना आपका खर्च होगा। आप जहाँ पे भी रह रहे होंगे आपको मिनिमम 3000 to 5000 तो चाहिए, ठीक है। ये आपका आइडिया होना चाहिए कि पर मंथ आपका खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिंगल हैं या आप कपल हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कम से कम खर्च हो तो फिर आप 1 बेडरूम जो सॉरी रूम रूम ले लें। रूम भी मिल जाते हैं कपल को रेंट पे, तो वो भी आप ले सकते हैं, वो भी आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन होगी। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए विज़िट वीज़ा लगे हैं, लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैंने कहा चलो विज़िट वीज़ा की एक वीडियो बना दूँ ताकि आपको पता चल जाए। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे आपको मौसम जो है वो बड़ा सर्द है, आपको ठंड जो है वो बहुत बर्दाश्त करनी पड़ेगी, उसके लिए भी आपने रेडी रहना है। और बाकी कुछ चीज़ें, मैं असल में ये यूट्यूब वीडियो है तो इसलिए मैं कुछ इलीगल कोई ऐसी बात नहीं करूँगा। और
सिर्फ लीगल बातें ही करूँगा, बाकी आप जब यहाँ पर आएंगे अपने जो फ्रेंड्स हैं, जैसे आपके कोई भी आपकी कम्युनिटी के लोग हैं, उनसे आप मशवरा लें, वो आपको अच्छी सलाह देंगे। तो आपको जॉब का मसला, अगर आप चाहते हैं यहाँ पे आप आके जॉब करें, तो वो एज ए विजिटर इलीगल होता है यहाँ पे आप जॉब करना कनाडा में आके। बाकी आप इस सिलसिले में अपने जो यहाँ के आपके फ्रेंड्स हैं उनसे आप मशवरा कर सकते हैं, वो आपको अच्छा गाइड करेंगे। और बाकी आप का सबसे जो मेन क्वेश्चन होता है यहाँ पे, एज ए विजिटर अगर आप आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे कोई जॉब ढूंढें और उसके थ्रू आप वर्क परमिट अप्लाई करें और आप यहीं फिर कनाडा में रह जाएं, तो ये सब की जो है वो कोशिश होती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि मैं मुझे यहाँ वर्क परमिट मिल जाएगा कि नहीं। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि वर्क परमिट लेने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए जॉब ऑफर चाहिए और एल एम आई ए चाहिए। तो जॉब यहाँ पे ढूंढना एज ए विजिटर, ये कोई इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। मैं बिल्कुल आपको सच बता रहा हूँ, ताकि आप ज़हनी तौर पे आप रेडी होना चाहिए। और लेकिन उसके दूसरा ऑप्शन होता है कि आप लॉयर्स के थ्रू जाएं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जॉब खुद अगर आप चाहें, अभी नया भी एक आया है, पहले तो होता था कि LMIA आपने लेना है और उसकी बेस पे आपको वर्क परमिट मिलता है, लेकिन अभी एक विजिटर्स के लिए एक नई जो ऑप्शन आई है कि आपको अगर कोई भी जॉब ऑफर देता है, उसकी डिटेल अभी मैंने चेक नहीं की। अब पता है कि पता नहीं कि मतलब जॉब ऑफर इजीली मिलता है या नहीं मिलता। तो क्योंकि जॉब ऑफर जो है वो भी मुश्किल से ही कई दफ़ा मिलता है, क्योंकि आप विजिटर वीज़ा पे आए होते हैं। लेकिन अगर आपको विजिटर वीज़ा पे जॉब ऑफर मिल जाता है किसी एम्प्लॉयर के थ्रू, तो आपको जो है वो वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी ऑप्शन आ गई है। तो अगर आप वेल क्वालिफाइड हैं, आप आके ढेर सारी जॉब्स अप्लाई करें डिफरेंट सेक्टर में, हो सकता है कहीं ना कहीं आपको कोई जॉब ऑफर मिल जाए। और अगर आपका कोई रेफरेंसेस है, तो आप उनके थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं उन, तो हो सकता है आपको कोई जॉब ऑफर मिल जाए। अगर आपको जॉब ऑफर नहीं मिलता खुद से कोशिश करने के बावजूद, अगर आप जो आपका विजिटर वीज़ा है ना, आप 6 महीने स्टे कर सकते हैं कनाडा में। 6 महीने बाद आपने एग्जिट करना ही करना है। और उसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, वो आप किसी लॉयर से कंसल्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा ये है कि फिर आप दोबारा आ सकते हैं 6 महीने बाद। तो अगर आपने स्टे करना है, तो फिर आपको कोई वर्क परमिट चाहिए, कोई LMI चाहिए, कुछ चाहिए। या फिर ऐसा कर सकते हैं, अगर आप को अगर जॉब ऑफर नहीं मिल रहा, आपको कोई जॉब नहीं मिल रही खुद से, तो आप फिर लॉयर्स के पास जाते हैं। लॉयर्स जो है बड़ी हैवी फीसिस वगैरह लेते हैं। उसके लिए आपने ज़हनी तौर पे रेडी रहना है, रेडी रहना है कि वो अब डिटेल ज़्यादा नहीं मैं बताऊंगा। और इस सिलसिले में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, वो तो आप जब जाएंगे लॉर्ड्स के पास तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि वो वर्क परमिट के क्या आपको सुनाते हैं, क्या बताते हैं। तो वर्क परमिट के लिए जब आप वहाँ पे जाएंगे, तो वो आपकी हेल्प कर देंगे एम्प्लॉयर ढूंढने में, लेकिन उनकी फीस बहुत हाई होंगी, उसके लिए आपने रेडी रहना है। आपको अंदाज़न अगर मैं बता दूं, तो वैसे एक यहाँ पे अगर आप चाहते हैं सेटल होना एक एज अ विजिटर, तो पास आपके तकरीबन 50 to 70 थाउजेंड डॉलर लग सकते हैं। इसके लिए भी आपने ज़हनी तौर पे तैयार रहना है, इतने डॉलर्स लग जाते हैं। आपका महीने का खर्च मैंने आपको बताया 3 to 5 थाउजेंड वो कर लें। अगर आप 6 महीने भी रहते हैं, तो 5 थाउजेंड भी कर रहे हैं, तो 6 महीने का तो कितना बन जाता है, $30,000। दैट्स टू मच इफ़ यू आर नॉट मेकिंग मनी इन कनाडा। क्योंकि यहाँ पे आप अगर आपकी जॉब है या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो फिर आपको इतना मसला नहीं होता, फिर आप सिस्टम चला लेते हैं। लेकिन अगर इफ़ यू आर नॉट मेकिंग मनी इन कनाडा, देन इट्स हार्ड। तो फिर वहाँ से पैसे मंगवाना बैक होम से, चाहे आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, अफगानिस्तान, जहाँ से भी हैं आप, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आपने ज़हनी तौर पे ये तैयार रहना है कि आपके पैसे बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपके पैसे खर्च होंगे। तो उसमें यह कि आपने रेडी रहना है। और आपको ये बता दूं कि आपने टेंशन नहीं लेनी, पैसे तो आपके लगेंगे, लेकिन यह कि इंशाल्लाह आपका जो है वो काम हो जाएगा। आपको वर्क परमिट आपको मिल जाएगा। आप काफ़ी लोगों को जो है वो वर्क परमिट मिल जाता है। मैं काफ़ी ऐसी फैमिलीज़ को, काफ़ी दोस्तों को जानता हूँ जो कनाडा में आए थे एज अ विजिटर, और फिर आके यहाँ पे उन्होंने जो है वो वर्क परमिट लिया है लॉर्ड्स के थ्रू। तो आप जब यहाँ पर आएँ,
आते साथ ही आपने डिफरेंट किस्म के लॉयर्स के साथ मिलें, और फिर वो आपको ऑप्शन बताएंगे, और आपकी जो भी फीसिस हो वो मांगेंगे। आपको अगर सही लगती होगी तो कर लेना। कई दफ़ा वो पैसे पहले ले लेते हैं, कई दफ़ा वो आपके साथ इंस्टॉलमेंट भी बना लेते हैं कुछ महीनों की। तो ये आपकी और उस बंदे की होती है। वो हेल्प करने के लिए बैठे होते हैं। ऑफ कोर्स उनकी फीस हाई हैं तो वो आपकी हेल्प करेंगे इसमें, क्योंकि दोनों का फ़ायदा है, उनका भी फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है। चलें, ये कुछ पॉइंट्स थे, मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा मैं बता दूं कि किन मुश्किलात से आपको गुजरना पड़ सकता है, ताकि आप ज़हनी तौर पे तैयार हों। आपने विज़िट वीज़ा ले लिया है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे भी आपको जो है वो कुछ आगे करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, आपने टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह कोई ना कोई आपका सबब यहाँ पे भी बन जाएगा। पॉजिटिव माइंड के साथ आएँ। आपका यहाँ पे इतनी ज़्यादा मुश्किल भी तो इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट कीजिएगा। और अगर आपने मेरा ये चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और गुड लक और कंग्रेचुलेशन आपका अगर वीज़ा लगा है और आप कनाडा आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो है पॉजिटिव माइंड के साथ आएँ, आपका के साथ अच्छा होगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।